यह साइंटिफिक लॉजिक है कि जो मनुष्य लालची होता है, लालच की प्रवृत्ति होती है कि लालची मनुष्य कभी भी अपने शत्रु को से लड़ता नहीं है। लालची मनुष्य कायर होता है और कायर आदमी अपने शत्रु से विरोध नहीं करता है, उससे समझौता करने की बात करता है। जितने भी दलाल आए यहां और वहां, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। अगर कोई बहादुरी से बात कर रहा है और 100 साल की 500 साल के आगे देख रहा है, तब भी हम, क्योंकि बहुत बिके हुए थके हुए से लोग हैं कि पड़ोस में जफर भाई रहते हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं। आपकी जफर भाई की नाराजगी राज से बड़ी है तो आप जफर भाई के साथ ही रहिए। फिर निजी रिश्ता किसी से हो सकता है, वो एक अलग बात है, निजी रिश्ता राष्ट्र तय नहीं करता है। इसलिए आपके यहां इतने कानून बने, इसकी चर्चा कथाओं में नहीं हुई। मां बहनें जाकर के 5-5, 4-4 करोड़ रुपया दे करके उसको आती हैं मुरारी बापू जैसे फ्रॉड को। लेकिन अंकुर शर्मा अपनी लड़ाई इस राज्य के लिए लड़ना चाहता है। युवा है, पढ़ा लिखा है, लॉजिक पे, तर्क पे, रीजन पे, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ अपनी बात रखता है, तो आप उसके बारे में पूछना नहीं चाहती कि अंकुर तुम्हें कुछ चाहिए। हो सकता है अंकुर को कुछ ना चाहिए, लेकिन ये जब पूछेंगे ना आपसे तो उसमें करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाएगी। उसको लगेगा कि मेरी बात में ये तमाम सारे लोग वकील नहीं बन सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से मेरे साथ खड़े हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी की तारीफ भी पीठ पीछे करने में बहुत कंजूस हैं। और जब मैं आप कह रहा हूं तो यह मत समझिएगा कि मैं जम्मू के लोगों से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है यह भाषण अभी दूर दूर तक जाएगा। मैं सनातनी हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। आप तारीफ करने से इतने कतराते क्यों हैं यार? तारीफ तो इतनी करो कि दूसरा यह कहे कि यार अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे भी योद्धा हैं जो नौकरी करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, जो उस मालिक की लाइन है उसको भी चलाते हैं, लेकिन उस लाइन के बीच में से अगर उनको आधी लाइन भी राष्ट्र के लिए बोलनी पड़े तो वो इसकी चिंता नहीं करते कि नौकरी नहीं रहेगी। ऐसे योद्धा में ये जो पीली पगड़ी में पीछे साहब बैठे हैं, ये बहुत जबरदस्त आदमी हैं जो टाइम्स नाउ में नौकरी करते हैं, दत्ता साहब। मेरी इनसे दोस्ती इसलिए नहीं है कि ये किसी बड़े टेलीविजन में नौकरी करते हैं, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं जब इनकी रिपोर्टिंग देखता हूं तो मुझे उसके बिटवीन द लाइंस मुझे सनातन समझ में आता है, इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, और यह परंपरा कोई आज की नहीं है। हमने कभी सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए, हम सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए, हम पटेल के साथ नहीं खड़े हुए, हम मक्कार नेहरू के साथ खड़े हुए। और यह कभी सवाल नहीं पूछा कि नेहरू जी का 14 नवंबर को जन्मदिन हुआ था। आप लोग कश्मीरी के नाते इमोशनल मत होइएगा नेहरू जी को लेकर के, कोई इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता, क्योंकि उनसे मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, और आपको आज तक यही नहीं पता कि उन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी। लेकिन हम चला रहे, विजनरी थे, उनकी विजन कहां तक जाती थी सारी महिलाएं जानती हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई छुपी, उनकी किताबों से पता चलता है, कोई हमने थोड़ी लिखी है। आप 6 घटनाएं हैं जिनका सिलसिला मैं आपको बताता हूं, जिसके कारण हम बहुत सारे कष्ट भोग रहे हैं। 1946 की 6 घटनाओं को अगर आप क्रमबद्ध करेंगे तो आपको समझ में होगा कि जो आज आपके साथ हो रहा है वो यही होना था।
जनवरी 1946 में ब्रिटिशर्स ने यह ऐलान किया कि हम शीघ्र ही भारत को सत्ता सौंपने वाले हैं। जनवरी में ये कहते हैं और मार्च के अंदर पूरे देश में चुनाव होता है 15 प्रांतीय असेंबलियों का। बहुत कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों ने खेल किया, और उसमें जो उनके यहां दलाल यहां बैठे थे, हिंदी में दलाल शब्द ज्यादा अच्छा लगता है ताकि उसका इंपैक्ट पड़े कि दलाल कौन होते हैं। वो दलाल कोठों पे भी होते हैं, वो सत्ताओं में भी होते हैं। मार्च 1946 में चुनाव हुआ प्रांतीय असेंबलियों का। देश में 15 प्रांतीय असेंबली थी और उनकी कुल संख्या सीटों की 1585 थी। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। मुसलमानों को उस दिन यह पता चल गया था कि हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान, जिसका रेजोल्यूशन उन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग की सभा में पारित किया था, और जिन्ना उस वक्त अध्यक्ष था। पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को लाहौर के सब उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था रेजोल्यूशन में। और उसके बाद उन्होंने ये तैयारी की, और उनको जब ये पता चल गया कि हम वोट के माध्यम से तो पाकिस्तान नहीं ले सकते, तो देखिए कि किस तरीके से ब्रिटेन से जो जो चीजें भेजी जा रही थी उसको यहां उन लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया। चुनाव हो गया, अप्रैल आया, तो जिनको हम पिताजी कहते हैं, हमने मां का पति हो सकता है। एक तरफ भारत मां है हमारी, और ये पिताजी हैं। पिताजी का कोई हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता पिछले 20 साल से रिसर्च में कि इनको कब पिता बनाया गया, ना हमारी मां ने बताया। वो पिता हैं, चलिए हम मान लेते हैं पिता हैं। आप सोचिए कि पिताजी ने किसके कहने से खामोशी के साथ अप्रैल में, जब कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वैसे 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन क्योंकि जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को यह स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के बाद कि कांग्रेस पार्टी के जो मुसलमान हैं वो नकली मुसलमान हैं, असली मुसलमान तो मुस्लिम लीग के साथ हैं। यह कहने के बाद फूल वाले चचा को लगा कि मेरी छवि खराब होने वाली है। उन्होंने मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया, और मौलाना 1940 से 1946 तक देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। और अप्रैल में यह घोषणा की कि नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, और उस अधिसूचना के बाद, इसलिए मैंने कहा कि जब आप पार्टियों के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में ना कोई पार्टी है ना कोई संगठन है, मेरे पूरे डिस्कोर्स में राष्ट्र है, इसलिए मुझे किसी की चिंता नहीं होती किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, ना ही किसी से मेरी कोई पर्सनल इल विल है। मैं उन कांग्रेसियों को धन्यवाद करता हूं जो अननोन हैं, जिन्हें ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन मैं नहीं भी जानता तब भी हर मन से कहता हूं वो कौन महान कांग्रेसी थे जिन्होंने नेहरू को 1946 में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं बनाया। तब पिताजी ने अपने पिता होने का
नाजायज फायदा उठाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि नेहरू चुनाव लड़े, और नेहरू जी को बाद में शामिल किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना उन्हें अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन जब पिताजी अड़ गए, क्योंकि उनकी तार टेलीफोन इंग्लैंड से आ गया था, तो पिताजी ने नेहरू जी को उम्मीदवार बनवा दिया। लेकिन फिर मैं कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं ये बात, कि उनके कौन लोग हैं, रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन ये बात उन जो लोग रहे होंगे वो आज नहीं है इस दुनिया में, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन अगर कभी कोई किसी इतिहास की बात होगी तो ये जरूर कहेंगे कि कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की थी। अप्रैल में घोषणा हो गई और उसके बाद में चुनाव के लिए 15 प्रांतीय असेंबलियों से जब 15 वोट डाले गए तो ताज्जुब होगा आपको कि 15 में से जो गांधी जी के सबसे नजदीकी थे वो बहुत समझदार थे। कपड़े कम पहनने से आदमी ईमानदार नहीं होता है। गांधी जी ने ये जानबूझ करके, उनके सबसे क्लोजेस्ट आदमी थे जो उनके हर समय, जब वो अफ्रीका गए तब भी उनके साथ थे, और मैं उस आदमी को इसलिए दाद देता हूं, उनके परिवार के लोग जीवित हैं नहीं जीवित हैं मैं नहीं जानता। इस किताब को ढूंढने में सालों लग गए मुझे, तब तक मैंने कभी सार्वजनिक मंचों से उसको बोला नहीं। कहां कहां से मुझे वो रेफरेंस मिले, और उसके बाद में पता चला कि जो उनके सबसे नजदीकी आदमी थे उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। गांधी जी कोई बहुत भगवान नहीं थे। मैं इस मंच से कोई शब्द कर दूंगा तो कल से यही चलेगा पूरे देश में। गांधी जी ने जानबूझकर आचार्य जेबी कृपलानी को 15 वोट जो पड़े थे 15 प्रांतीय असेंबलियों के, उनकी गणना के लिए अध्यक्ष अस्थायी तौर पे बनाया कि आपकी देखरेख में ये प्रोसीडिंग होगी और नए चुनाव की चीजें आपको देखनी है। कृपलानी को बनाया क्योंकि उनको लगता था ये मेरा सबसे खास आदमी है, लेकिन मैं कृपलानी को आज भी सल्यूट करता हूं। वो बने, लेकिन गांधी की बेईमानी नहीं होने दी। 15 पेटियां खुली और जब उसमें से वोट निकले तो एक वोट आचार्य जेपी कृपलानी को मिला, एक वोट आज के भाषा में नोटा को मिला, और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यानी कांग्रेस पार्टी के उन तमाम प्रांतीय असेंबलियों के लोगों ने भी नेहरू को वोट न देकर के यह बता दिया कि हमारा हीरो पटेल है। लेकिन क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से डुगडुगी चल रही थी, देख रेख में लोग बैठे थे, गांधी ने चिट लिखी और कहा कि पटेल इस्तीफा दे दो। 2 बार चिट लिखी बेहयाई के साथ। अगर कोई घर में बड़ा आदमी बेहया हो जाए तो छोटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसका विरोध करना। वो बेहया हुए और उसके बाद में कृपलानी ने जब पटेल को दूसरी चिट दी तो पटेल ने वो चिट फाड़ी और चले गए, क्योंकि उनका भाव ऐसा नहीं था कि वो गांधी को अपने सामने बुरा भला कहें। नाराजगी के साथ चले गए और तब फूल वाले चचा इस देश के अध्यक्ष बने। और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल ने नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आचार्य जेबी कृपलानी को मैं इसलिए सच्चा आदमी मानता हूं। उन परिस्थितियों में वो कैसे रहे होंगे, क्या क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी, कितने दबाव होंगे, किस तरीके के डर होंगे, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी अपने जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम ये कर गए कि उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ इन हिज थॉट। और उस किताब के पेज नंबर 248, 249 और 250 पे गांधी जी की एक गंदगी लिख के गए हैं कि उन्होंने ये किया। वो किताब भारत सरकार ने छापी और गायब हो गई, क्योंकि उनके ही तो रिश्तेदार सत्ता में बैठे। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में किसी ने पीडीएफ उसकी कॉपी मिली और उसको फिर हम लोगों ने पूरा पढ़ा, तब पता चला कि ये जघन्य अपराध कोई ऐसा नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं उनके वंशज जो हैं, जो बताते हैं आपने नेहरू भेजा था, कब गांधी बने पता ही नहीं चला। इसलिए जब आप
उन बहादुरों की बात नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा, तो सत्ता में लोग बैठे हुए अपने स्वार्थों के हिसाब से चीजें तय करते हैं। और हम 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ है, खूब ढोल बजा रहे हैं, स्कूलों के अंदर 15 अगस्त का झंडा फहर रहा है, भारत माता की जय, कुछ लड्डू वड्डू हमारे जमाने बंटते थे, वो भी खत्म हो गए। आप दिल्ली में 3 मूर्ति, जहां किसी के जाने को इजाजत नहीं थी, या नहीं जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में उस 3 मूर्ति में रहे, और जब उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति में रहने नहीं दिया उन्होंने, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो वहां नहीं रहे, लेकिन समय में मैंने वही कहा कि ये मूवमेंट आ गया है। आज उस 3 मूर्ति पर राष्ट्रवादियों का कब्जा है, इसलिए वो तमाम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जो आपको झूठ की घुट्टी में पिलाए गए थे।